वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी सेकंड यूनिट को। जो सेकंड यूनिट है उसका नाम है मनी और बैंकिंग। दैट मींस इस वीडियो में या इस पर्टिकुलर यूनिट में हम समझेंगे जो इंडिया का मनी सप्लाई है और बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, उनके डिटेल कॉन्सेप्ट, डिटेल एस्पेक्ट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो उस यूनिट को हम डिवाइड करेंगे मेनली 3 to 4 वीडियो में और ट्राई टू कंप्लीट इन दिस 4 और 3 वीडियो हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग बिफोर द फर्स्ट वर्ड इज मनी। सबसे पहले समझे मनी का मतलब क्या है, मनी को समझे। लेकिन मनी को समझने से पहले जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यानी सिंपल सी बात है कि मतलब ऐसा तो मुझे भी पता है कि पहले मनी नहीं होता था, लेकिन मनी की नीड क्यों हुई या फिर ऐसा क्या था जहां पे जिन्होंने मुझे इंसिस्ट किया, कौन से ऐसे ग्राउंड्स थे, कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स थे जिन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मुझे मनी की तरफ जाना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना होगा एक्चुअली में मनी का मीनिंग क्या है। अब मनी का मीनिंग अगर सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करूं, जो मॉडर्न सिनेरियो ऑफ डेफिनेशन है, इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन को हम कंसीडर करेंगे, अलग अलग बेसिस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करें कॉमन डेफिनेशन जो मैं यूज करता हूं मनी के बारे में। अब मनी को अगर समझने की कोशिश करूं तो मनी का मतलब क्या है कि एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज नॉन एज मनी, यानी ऐसा कुछ भी या कोई भी चीज जिसको एक सामान्य तौर पे विनिमय के माध्यम के तौर पे एक्सेप्टेंस मिली है या लीगली उसको स्वीकार किया गया एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो वो क्या हो गया, मनी हो गया। क्लियर है चीज। अब मनी को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं तो अगर मैं ये कहूं कि जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो रहे एडम स्मिथ, उन्होंने भी कहा था कि देयर आर 3 रेवोल्यूशन में कहूं तो 3 इनोवेशन थे जिन्होंने मतलब ह्यूमन बीइंग की लाइफ को क्या क्या चेंज किया। उसमें एक नया चेंजेस, एक नया आविष्कार उन्होंने कर दिया, एक नए तरीके से सोचने पे मजबूर कर दिया लोगों ने। उनके इनोवेशन या उन्होंने कहा था कि ये 3 इनोवेशन ऐसे थे जिन्होंने मानव को एक अलग तरीके से या एक डिफरेंट वे से सोचने के लिए इंसिस्ट किया, उसको लाइफ थोड़ी आसान लगने लगी। और ये 3 इनोवेशन थे जिसमें बात की उन्होंने फायर की, व्हील की और मनी की। क्लियर है चीज। अब मनी के बारे में सिंपल सी बात है कि कई बार हम ये भी सुनते हैं कि भाई अंग्रेजी में कहावत भी है कि मनी मेक्स द मैकल गो, कि पैसे से आपके काम बनते हैं। अब तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे बता देती है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डे टू डे लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग मॉडर्न सिनेरियो ऑफ सोसाइटी। तो मनी का मीनिंग मुझे समझ में आ गया कि एनीथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब बात करते हैं मनी से पहले क्या था। मनी से पहले अगर बात करें तो वहां पे अप्लाई था बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम को आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, थोड़ा बेसिक हमने 11th क्लास में भी कंसीडर किया था। तो बार्टर सिस्टम होता क्या है, देखो एक सिंपल सी बात है, जब एक डायरेक्ट एक्सचेंज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का अमंग द डिफरेंट पीपल, यानी जब लोग कमोडिटी टू कमोडिटी डील करते हैं, वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन करते थे, यानी गुड्स के बदले में क्या करते थे, गुड्स लेते थे, सर्विसेज के बदले में क्या करते थे, सर्विस लेते, या फिर गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे एक दूसरे के साथ। तो वो सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम। यानी वहां पे मनी एग्जिस्ट नहीं करता था, वहां पे गुड्स के बदले गुड्स, गुड्स सर्विस वगैरह इनको एक्सचेंज करके अपने जो ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, उनको सेटिस्फाई किया जाता था। यानी बार्टर सिस्टम को अगर सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करूं तो इसको मैं C2C यानी कमोडिटी टू कमोडिटी जो लेन देन होता था, वस्तु के बदले में जो लेन देन होता था, वस्तु के बदले वस्तु लिया जाता था, या जो एक्सचेंज सिस्टम था जहां पे गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता था इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को या इकोनॉमिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसको हम नाम देते हैं किसका, बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम अब वैसे देखें तो इसके अंदर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, लेकिन मनी के ऊपर आने के पीछे जो मेन रीजन थे वो थे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नो प्रॉब्लम ऑफ ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन। अब अगर मैं मॉडर्न सिनेरियो ऑफ मनी सप्लाई की बात करूं तो वहां पे एक्सेस सप्लाई अगर बात करेंगे तो वो इन्फ्लेशन को जनरेट करेगा। अगर सप्लाई कम रखते हैं तो फिर उसमें डिफ्लेशन आ जाएगा। यानी मनी की सप्लाई कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई को क्या करती है, इफेक्ट करती है। क्लियर है चीज। तो जब बार्टर सिस्टम था जहां पे मनी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो वहां पे ना तो अंडर प्रोडक्शन का कोई सॉल्यूशन था और ना ही ओवर प्रोडक्शन का कोई प्रॉब्लम था। क्यों नहीं था, क्योंकि अपनी नीड्स के हिसाब से क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे। अपनी नीड्स के हिसाब से क्या करते थे, गुड्स को जनरेट करते थे, गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे। तो वहां पे ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर मैं बात करूं फीचर्स ऑफ बार्टर सिस्टम की। दूसरे पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द, या मैं कहूं इकोनॉमिक पावर, या मैं कहूं एक सेंट्रलाइजेशन की बात कर लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। देखो क्या होता है कि मनी के बारे में अगर मैं मॉडर्न सिनेरियो ऑफ जो सिस्टम ऑफ मनी सप्लाई है उसकी बात करूं तो इंडिया की इकोनॉमी मतलब सिलेक्टेड जो रिच पीपल हैं उनके हाथ में, यानी जब मैं बात करूं जो टॉप लेवल के बिजनेसमैन हैं या मैं कहूं पूरी तरह इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमी को कंट्रोल करना या मैं कहूं जो इकोनॉमी की बागडोर है वो सिलेक्टेड लोगों के हाथ में, जो हाई लेवल पे क्या है, पूरी तरह संपन्न है, वेल्थ है और रिच है। तो जब बार्टर सिस्टम था
तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि कुछ सिलेक्टेड लोगों के हाथ में आपकी इकोनॉमी की पावर आ जाए, यानी इकोनॉमिक पावर की बात करें, जो इकोनॉमी को चलाने की बात है, वो बार्टर सिस्टम में क्या था, सिलेक्टेड लोगों के हाथ में नहीं होती थी। हर व्यक्ति का अपना एक क्राइटेरिया होता था, अपनी नीड्स के हिसाब से क्या करता था, वो गुड्स वगैरह को जनरेट करता था। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है, इकोनॉमिक पावर सबके बीच में डिवाइडेड थी। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बार्टर सिस्टम में नहीं होता था। जिसकी जैसी नीड होती थी वो वैसे उसको सेटिस्फाई कर लेता था गुड्स और सर्विसेज के माध्यम से। उसके बाद बात करें कन्वीनिएंट मेथड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये भी एक फीचर हो गया इसका कि जो मोस्ट सूटेबल मेथड है किसका, इंटरनेशनल ट्रेड का, वो कौन सा था, बार्टर सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे वो फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस वगैरह, जैसे बार बार हम सुनते हैं रुपये के बदले डॉलर मजबूत हो गया, डॉलर के बजाय रुपया कमजोर हो गया, तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में जो क्राइसिस आते हैं, कभी रुपया मजबूत होता है कभी कमजोर होता है, वो बार्टर सिस्टम में नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे गुड्स वगैरह को किया जाता था, मनी का एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं था। उसके बाद बात करें सिंपल सिस्टम। सिंपल सिस्टम का मतलब बिल्कुल समझना आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना है, जितना आपको नीड है, जिस हिसाब से आप सुटेबल हो या आपको लगे कि ये स्टैंडर्ड सही है, इसके बदले में इतना लेना देना ठीक रहेगा, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। आपको मतलब मनी वगैरह को एडजस्ट या कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना था। उसके बाद बात करते हैं रिलेटिव प्राइस। रिलेटिव प्राइस का मतलब क्या था, यहाँ पे एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का प्राइस डिसाइड करना। दैट मीन्स अगर मुझे वीट की रिक्वायरमेंट है तो कितना वीट दे दूं, उसके बदले में मेरी रिक्वायरमेंट का राइस मुझे मिल जाए। तो ये रिलेटिव प्राइस को अगर कंसीडर करूं तो ये कैसा था, जहां एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी का प्राइस क्या होता था, डिसाइड किया जाता था। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स में बात करूं, पॉजिटिव एस्पेक्ट जो थे किसके, बार्टर सिस्टम के, जो इंडियन इकोनॉमी पे थे, उनको हमने कंसीडर किया। अब हम बात करेंगे डिफिकल्टी या मैं कहूं जो डीमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम है, जिन्होंने मुझे इंसिस्ट किया मनी की तरफ जाने को। अब बात करते हैं डिफिकल्टीज या वो रीजनेबल ग्राउंड्स जिन्होंने मुझे इंसिस्ट किया मनी की तरफ जाने के लिए, या मुझे कॉमन यूनिट ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो हर जगह क्या हो, एक्सेप्टेड हो, हर जगह उसकी एप्लीकेबिलिटी सेम हो। उसकी बात करते हैं सबसे पहले डिफिकल्टी जो थी एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, एक कॉमन यूनिट मेजरमेंट की मेरे पास नहीं थी। क्लियर है चीज, जैसे क्या होता है कभी कभी किसी जो लिक्विड फॉर्म में होती है उनको आप लीटर में मेजर करते हैं, जो हार्ड फॉर्म में होते हैं उनको आप केजी में करते हैं, डिस्टेंस की बात करो तो उसको किलोमीटर में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आप किलोवाट में डिफाइन करते हैं। तो इस तरह आज के टाइम में हर पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करने के लिए कॉमन यूनिट मेरे पास अवेलेबल है। जैसे गाड़ी से ट्रेवल करोगे तो किलोमीटर के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपना अपना एक स्टैंडर्ड या मैं कहूँ एक मेजर यूनिट जो कॉमन यूज करते हैं पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे मॉडर्न सिनेरियो ऑफ मनी सप्लाई में एप्लीकेबल है। लेकिन जो बार्टर सिस्टम में क्या था, कॉमन मेजर यूनिट मेरे पास नहीं थी जहां पे मैं ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करूं और उनका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन मेक श्योर करूं। ये लैग था कहूं या एक डीमेरिट था किसका, बार्टर सिस्टम का, कि कॉमन मेजर मेरे पास अवेलेबल नहीं था जिसने मुझे इंसिस्ट किया मनी की तरफ जाने को। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या था, आवश्यकताओं का दोहराव सही होगा। ये कैसे काम करता है कि मान लेता हूं एक्स और वाई दो क्या है, व्यक्ति हैं, इसके पास क्या है, वीट है, ठीक है, और इसके पास क्या है, राइस है। अब पहले क्या है, मान लो एक्स को राइस की रिक्वायरमेंट है, तो पहली नीड क्या करेगा कि वाई के पास क्या होना चाहिए, राइस होना चाहिए। ठीक है, राइस इसके पास हो गया, तो पहली वांट्स तो क्या होगी कि एक्स को राइस की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास क्या हो, राइस हो। दूसरी अगर बात करें तो अगर वाई को वीट की नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्स तो क्या करेगा, राइस के बदले वाइट देगा, और अगर वाई को वीट की नीड नहीं है तो फिर ये ट्रांजैक्शन क्या होगा, नहीं होगा। दैट मींस जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की अगर बात करूं तो पहली चीज जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है वो नेक्स्ट पार्टी के पास होनी चाहिए, अपोजिट पार्टी के पास क्या होनी चाहिए, वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए। और दूसरी जो नीड है वो ये है कि जो चीज मेरे पास, जो गुड्स मेरे पास सरप्लस है, जो कमोडिटी मेरे पास सरप्लस है, नेक्स्ट पार्टी को उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यानी पहली चीज जो मेरी नीड की वस्तु है वो क्या होनी चाहिए, वाई के पास होनी चाहिए, और दूसरा जो मेरे पास सरप्लस है उसकी वाई को नीड होनी चाहिए, तभी ट्रांजैक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब बार्टर सिस्टम में तभी ट्रांजैक्शन होते थे जब ये कंडीशन आप फुलफिल कर देते थे। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शन नहीं होते थे। थर्ड अगर बात करें यहाँ पे लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या था कि मैं कहूं एक तरह से बंटवारा अगर इसको समझ सकते हैं, या उसको पृथक पृथक डिवाइड करना है, इसको डिविजिबिलिटी के तौर पे हम कंसीडर करते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें, मान लो चलो व्हीट और राइस को हमने कंसीडर कर लिया, अब बात कर लेते हैं कैटल्स की। ठीक है, मान लो मुझे एक पेयर शूज खरीदना है, क्लियर है चीज। अब एक पेयर शूज खरीदना तो मुझे शूज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरे पास तो क्या है, कैटल्स अवेलेबल है। मान लो वही बैफेलो की बात करो, काउस की बात करो, कैमल की बात करो, ये मेरे पास क्या अवेलेबल है। अब इनके बदले में मुझे क्या करना है, एक पेयर शूज खरीदना है।
तो ऐसे में वो ट्रांजेक्शन होगा क्या, क्योंकि मेरे पास जो गुड्स हैं उनको मैं डिवाइड नहीं कर सकता, उनके डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। ना ही मैं कैटल्स को डिवाइड कर सकता हूँ, कैमल को डिवाइड नहीं कर सकता, काउ को डिवाइड नहीं करता, बैफेलो को डिवाइड नहीं कर सकता। तो जो डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम है वो एक रुकावट बनेगा, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा जब भी ट्रांजेक्शन होंगे किसके बीच में, बार्टर सिस्टम के बीच में। यानी मेरे पास जो गुड्स हैं उनको मैं डिवाइड नहीं कर सकता, और अगर मैं डिवाइड नहीं कर सकता तो फिर वो ट्रांजेक्शन होगा कैसे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक पेड़ शूज के बदले में उनको एक बैफेलो दे दूं, एक काऊ दे दूं, कैमल दे दूं, ये पॉसिबल नहीं है। या फिर उनको मैं डिवाइड कर नहीं सकता कि मान लो उनके मतलब जो हाथ है उनको अलग कर लूं, आंखें हैं उनको अलग कर लूं, उनके बदले में ट्रांजेक्शन कर लूं, तो फिर वो क्या होंगे, मेरे लिए क्या होंगे, यूजलेस हो जाएंगे। तो बार्टर सिस्टम का तीसरा डिमेरिट्स क्या था कि कभी कभी गुड्स इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि उनकी डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं होती और वो एक रुकावट क्रिएट करते हैं किसमें, ट्रांजेक्शन अंडर दी बार्टर सिस्टम। उसके बाद बात करें फोर्थ, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ को कॉमन समझो। आज के टाइम में क्या है, अकाउंट में पैसा डालो, एटीएम, चेकबुक, इनके माध्यम से कहीं भी आप ट्रेवल कर सकते हो, आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के इशू को ध्यान में रखते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर नहीं आती अगर बात करें मॉडर्न सिनेरियो ऑफ मनी सिस्टम में। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या था, स्टोरेज पॉसिबल नहीं होता था। अब स्टोरेज करोगे कहां, मान लो मेरे पास कैटल के रूप में वेल्थ है, कैटल के रूप में क्या है, मेरे पास वेल्थ है, अब उन कैटल को मैं स्टोर कहां करूं, स्टोर कैसे होगा। मान लो मेरे पास बहुत सारे बैफेलोज हैं, बहुत सारे काउज हैं, बहुत सारे क्या हैं, कैमल्स हैं, तो उनको वेल्थ तो है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, मनी मेरे पास है, ट्रांजेक्शन मेरे हो जाएंगे। लेकिन बात करूं स्टोरिंग वेल्थ की, तो स्टोरिंग वेल्थ कहां होगा, उनको मैं स्टोर कहां करूंगा। मनी को मैं कहीं भी स्टोर कर सकता हूं, बैंक में डाल दूंगा, पोस्ट ऑफिस में डाल दूंगा, एलआईसी में डाल दूंगा, पॉसिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वेल्थ मेरे पास कैटल्स के रूप में है, गुड्स के रूप में है, तो उसको मैं स्टोर कहां करूं। तो ये बार्टर सिस्टम का एक और डीमेरिट्स है कि whenever you having wealth in the form of cattle or goods, in that case the storage value of wealth, such wealth is not possible under the barter या barter system। उसके बाद बात करें 5 डिफिकल्टी ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डिफिकल्टी ऑफ डेफर्ड पेमेंट की बात करूं तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है, वैसे भुगतान या मैं कहूं जैसे जो पेमेंट आपको फ्यूचर में करने हैं उनको हम कंसीडर करते हैं किसमें, डेफर्ड पेमेंट में। ठीक है, अब इसको समझने के एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आजकल कोचिंग सेंटर वगैरह चलते हैं, ट्यूशन सेंटर वगैरह चलते हैं, वहां पे आप ट्यूशन वगैरह लेते हो, कोचिंग वगैरह लेते हो, तो वहां पे क्या करते हो, पेमेंट तुरंत तो नहीं कराते उनको, पेमेंट क्या करते हो, मंथली बेसिस पे या फ्यूचर में पेमेंट करोगे उनको। क्लियर है चीज। तो बार्टर सिस्टम में चीजें कैसे तय होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट, मान लो मैंने कहा भाई ठीक है, मेरे पास मान लो एक कैटल के रूप में मान लो मेरे पास कुछ भी, मान लो वीटी मैंने रखा हुआ है, मैं कहूँ आपको 4 महीने के बाद जब मेरा ट्यूशन वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, मेरी कोचिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं आपको क्या करूंगा, इसके बदले में एक फिक्स वेट की बात कर ले, 50 kg 100 kg वीट क्या है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर वो वीट खराब हो गया या मेरे पास नहीं रहा, चोरी वगैरह हो गया, तो फिर क्या करूंगा मैं। तो मुझे ध्यान रखना है कि जो बार्टर सिस्टम का लास्ट डिमेरिट था, मैं कहूं वो था डेफर्ड पेमेंट के रिगार्डिंग। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स के लिए जो एग्रीमेंट वगैरह किए जाते थे, उनमें उस एग्रीमेंट को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू डिफाइन करना ये पॉसिबल नहीं था। जब हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम में जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है, जो डेफर्ड पेमेंट है, जिन पेमेंट्स को मुझे मीट आउट करना है किसमें, फ्यूचर में, वो पॉसिबल नहीं थे बार्टर सिस्टम में। ठीक है, तो दीज आर द डीमेरिट्स या मैं कहूं डिफिकल्टीज और नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम, जिन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं मनी की तरफ कहूं कि मनी का जो रिलेशन था वो कैसे हो। मनी के डेफिनेशन हम क्लियर कर चुके हैं और उसके बाद बार्टर सिस्टम हमने कंसीडर किया, मतलब जो फीचर्स और डीमेरिट्स थे बार्टर सिस्टम के वो कंसीडर किए। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ मनी की। तो वैल्यूएशन ऑफ मनी का मतलब क्या है कि मतलब ये इसका क्रेडिट किसी इंडिविजुअल को नहीं जाएगा या किसी ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को क्रेडिट नहीं दे सकता। अगर मैं बात करूंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर एनालाइज करूं जो एंशिएंट इंडिया रहा है, उससे लेके जो चेंजेस आए हैं लगातार ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ट्रांजैक्शन को मैं एनालाइज करूंगा और वही मुझे बताएगा कि व्हाट वाज द इवोल्यूशन ऑफ मनी ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम ऑफ इंडिया, और वो प्रेजेंट टाइम से किस प्रकार डिफरेंट है या हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मनी फॉर्म इन एंशिएंट इंडिया या एंशिएंट टाइम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ मनी की। यहाँ पे किसी इंडिविजुअल को क्रेडिट में नहीं दूंगा, जो अलग अलग फॉर्म ऑफ मनी है उनको मैं कंसीडर करके चलता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एनिमल मनी की। अब एनिमल मनी की अगर बात करूँ तो मैं सिंपल सी बात समझने की कोशिश करता हूँ कि जो एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, उनको एक समय ऐसा था जहां पे मनी के रूप में क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता, एज ए मनी उनको एक्सेप्ट किया जाता था। ठीक है, तो एनिमल मनी का मतलब क्या है, जो कैटल्स वगैरह को जब हम मनी के फॉर्म में यूज करते हैं तो वो किसकी कैटेगरी में आता है, एनिमल मनी। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है, जैसे अगर मैं बात करूं तो जो अर्थवेदा है, जो हमारे 4 वेद है उनमें से एक वेद है, उसमें भी जो गोधन है या मैं कहूं जो काउ वेल्थ है, यानी मतलब काउ को एज ए वेल्थ एक्सेप्ट किया गया है,
हमारे जो वेद है उनमें भी, ठीक है, जो अर्थवेद है उसमें लिखा गया कि गोधन या काउ वेल्थ को भी एज ए मनी एक्सेप्ट किया गया है या एज ए मनी उसको यूटिलाइज किया जाता था। क्लियर है चीज। दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पे आता है कॉमोडिटी मनी। और कॉमोडिटी मनी की बात करूँ तो कॉमोडिटी मनी का मीनिंग क्या है। अब कॉमोडिटी मनी जैसे एनिमल में हमने बात की, एनिमल मनी में क्या था, कैटल्स को यूज किया जाता था। कॉमोडिटी मनी में क्या था, वो एनिमल्स किससे रिप्लेस हो गए, कॉमोडिटी से। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे अपन बात करते हैं व्हीट की, राइस की, ठीक है, ब्रास की, तो ये क्या थे, कुछ कॉमोडिटी थी जिनको मैं मनी के फॉर्म में यूज करता। तो मेनली अगर बार्टर सिस्टम की बात करूं तो वहां पे वो एक मिक्सअप था किसका, एनिमल और कॉमोडिटी मनी का। क्लियर है चीज। तो जहां पे कॉमोडिटी मनी का मतलब क्या है, जहां पे कॉमोडिटी को क्या था, मनी के फॉर्म में यूज किया जाता, मनी के तौर पे यूज किया जाता, तो वो क्या था, कॉमोडिटी मनी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेटेलिक मनी की बात करें। अब मेटेलिक मनी का मतलब क्या था कि कॉम्पिटिशन किसके ऊपर आ गई, मेटेलिक मनी के ऊपर। यानी जब मेटल्स को क्या किया जाए, मनी के रूप में यूज किया जाने लगा। तो यहाँ पे मेनली मैं बात करूंगा किसकी, गोल्ड और सिल्वर की। यानी जो गोल्ड और सिल्वर से वो क्या थी, हमारी मेन मेटल्स होती थी। अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम की, जो राजा महाराजाओं का टाइम होता था उस टाइम, और इन्हीं के बेसिस पे जो कॉइनेज सिस्टम है हमारा, यानी कॉइन की वगैरह हम बात करते हैं, जो सिक्के वगैरह प्रचलन में है, अलग अलग जनरेशन में अलग अलग मतलब राजा महाराजाओं ने जो एम्परर रहे हैं, किंग्स रहे हैं, उन्होंने अपने तरीके से क्या हुआ कि मेटल्स को सिक्कों के रूप में यूज किया, गोल्ड और सिल्वर को। तो वो एक फॉर्म था किसका, मेटेलिक मनी का। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम पेपर मनी की। अब पेपर मनी की अगर बात करूं तो पेपर मनी का मतलब क्या था, वो मेटेलिक मनी जो कॉइन सिक्कों में है, वो किस में कन्वर्ट होगी, पेपर मनी में। अब पेपर मनी की अगर बात करें तो इसका जो अराइवल था उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, जो 17वीं सेंचुरी थी वहां पे इसका अराइवल हुआ था। 17वीं सेंचुरी का मतलब जो 17वीं शताब्दी थी उसमें क्या था, पेपर मनी को पहली बार एग्जिस्ट में लाया गया, या मैं कहूं इसको एक्सेप्ट किया गया। पेपर मनी मतलब क्या था, आज के टाइम में भी चला हुआ है जो मॉडर्न सिनेरियो ऑफ मनी है, वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, आपकी पेपर मनी के ऊपर। ठीक है। तो जो मेटेलिक मनी था उसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, पेपर मनी में। जो नोट्स वगैरह की हम बात करते हैं वो किसका एग्जांपल है, पेपर मनी का, जिसको 17वीं सेंचुरी में किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद बात करते हैं बैंक मनी की। अब बैंक मनी का सिंपल सा मीनिंग है, बैंक मनी को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो बैंक मनी का मतलब क्या है, बैंक में क्या होता है, जैसे चेक्स की अपन बात कर लो, डिमांड ड्राफ्ट की बात कर लो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की बात कर लो, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ बैंक मनी। अब बैंक मनी का अगर सिंपल सा मीनिंग समझने की कोशिश करूं तो जिनको बैंक क्या करता है, मनी के तौर पर एक्सेप्ट करता है, या मतलब लीगल टेंडर के तौर पे जिनको मान्यता दी गई है बैंक की तरफ से, वो एग्जांपल है किसका, बैंक मनी का। यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं चेक्स को, डिमांड ड्राफ्ट को, ट्रेजरी बिल को, इन सब को हम किसमें मानते हैं, बैंक मनी। या फिर कहूं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, जिसमें हम मेनली बात करते हैं किसकी, आरटीजीएस की और एनईएफटी, नेफ्ट की। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ बैंक मनी। उसके बाद बात करते हैं नियर मनी। अब नियर मनी का मतलब क्या है, अब नियर मनी का मतलब क्या है कि जो मनी तो नहीं है लेकिन जिसको मनी के तौर पे माना गया है। ना यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि मनी नहीं है लेकिन मनी के तौर पे एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो मनी के तौर पे एक्सेप्टेंस मिला हुआ है उसमें अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करूं तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज या कॉमर्शियल बिल जो होते हैं वो एग्जांपल है किसका, नियर मनी का। या मैं कहूं डिमांड डिपॉजिट को हमने बैंक मनी में कंसीडर किया था। तो नियर मनी क्या है, जो मनी तो नहीं है लेकिन मनी के तौर पे जिनको एक्सेप्टेंस दी गई है, या जो मनी की तरह ही ट्रांजैक्शन को, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कराने में हेल्पफुल होते हैं, जिनकी सहायता से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। या बिल ऑफ एक्सचेंज को हम कंसीडर करते हैं किसमें, नियर मनी में। मनी नहीं है लेकिन इनके माध्यम से मनी के फॉर्म में, या मैं कहूं बिल ऑफ एक्सचेंज को मनी के फॉर्म में यूज करके आप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नियर मनी, जो मनी नहीं है लेकिन मनी की तरह जिसको एक्सेप्ट किया गया है। उसके बाद बात करें प्लास्टिक मनी की, तो ये मॉडर्न सिनेरियो ऑफ मनी है जहां पे आपके एटीएम कार्ड, जिसमें हम बात करेंगे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये एग्जांपल है किसके, प्लास्टिक मनी के। यानी आपके जो एटीएम कार्ड वगैरह होते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड होते हैं, उनको भी एज ए मनी एक्सेप्ट किया गया। उनकी सहायता से आप मनी का काम कर सकते हो। मनी के ये जो आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड अगर अवेलेबल है तो वो भी मनी का ही फॉर्म है, जिनको हम कैटेगराइज जिसमें करते हैं प्लास्टिक मनी में। यानी लास्ट जो अदर मोड ऑफ मनी है उसमें आते हैं आपके प्लास्टिक मनी, जिसमें हम एटीएम कार्ड वगैरह को कंसिडर करते हैं। ये भी मनी के तरह ही क्या करते हैं, ट्रीट किए जाते हैं। इनके माध्यम से भी जो ट्रांजैक्शन आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी ऑल हैव इन फर्स्ट वीडियो ऑफ सेकंड यूनिट मनी एंड सप्लाई। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे जो मनी के अदर एस्पेक्ट थे, फीचर्स वगैरह, उनको हम कंसीडर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।